जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चले आज जीव विज्ञान के चैप्टर पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नोत्तर हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है, तो होता है ऑक्सीजन। कितना प्रतिशत होता है, यह होता है 65%। 65% ऑक्सीजन होता है। अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन कितना होता है, यह होता है 18.5%। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन होता है 3.2%। नाइट्रोजन 3.2%। और अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन कितना होता है, तो हाइड्रोजन होता है 9.5%, यानी 9.5%। चलिए अगला प्रश्न है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका भी वही आंसर होगा ऑक्सीजन। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में या मध्य भाग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, तो होती है पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग में होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं। स्वाद, गंध, सुनना, स्पर्श। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाद। मानवों में स्वादेंद्रियां स्वाद का पता लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आहार में लवण मुख्य उपयोग क्या है। यानी आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, भोजन की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वाद बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है, भोजन को स्वाद बनाना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक विकसित है। मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक, मुंह से गुदा तक। तो आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंह से गुदा तक। आहार नाल को एक क्या है, लंबी नली है। आहार नाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं जठरांत्रीय। जठरांत्रीय भी कहते हैं। आहार नाल को जठरांत्रीय भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी या सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो होता है छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 6.5 से लेके 7.5 तक। यानी मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है जिसकी लंबाई होती है 6.5 से लेकर 7.5 मीटर तक। चलिए अगला प्रश्न है, लसिका
से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। फेफड़ों, क्षुदांत्र, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षुदांत्र। इसका सही आंसर क्या होगा, क्षुदांत्र। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत को ही हम क्या कहते हैं, क्षुदांत्र भी कहते हैं, यानी क्षुदांत्र छोटी आंत को ही कहते हैं, छोटी आंत को क्षुदांत्र भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, पकाने के तेल की, निकोटीन की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा की, यानी गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है, यानी वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, दूध। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। तो एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी एंजाइम प्रमुख रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है। एंजाइम एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। और एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, कुहोने। क्या नाम था उनका, कुहोने। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जो एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, यहाँ वसी होगा वसीय अम्ल, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि, यानी डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या है, यह क्या होता है। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। वसा, खनिज, जल, शर्करा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा। दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो होता है शर्करा। शर्करा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं, लैक्टोज। कितना प्रतिशत होता है, तो यह होता है 4.8%। अगर पहले की बात की जाए तो पहला क्या होता है, वो होता है जल। कितना प्रतिशत होता है, ये 87.3%। और अगर बात की जाए वसा, तो वसा कितना होता है, तो ये होती है 3.9%। और खनिज की बात की जाए तो खनिज नहीं होता,
बल्कि प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन होता है 3.25%। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़ों, प्लीहा, वृक्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है यकृत में। चलिए अगला प्रश्न है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज या प्रोटीन। तो लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा, घुलनशील विटामिन। यानी लीवर वसा, घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है, क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में वसा, घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है। अब घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो होता है ए, डी, ई और के। ये क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तिल्ली। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को, इसका भी आंसर हो जाएगा यकृत। क्या होगा? यकृत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, तिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त किस में उत्पादित होता है? किस ग्रंथि में? तो होता है यकृत में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है? एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी वो भी वीडियो को जरूर शेयर करिए, कुछ लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए और उनसे भी कहिए वो लोग भी सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर, लेड, जिंक या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर होगा। यकृत में कॉपर के संचयन में यकृत से क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस भी कहते हैं। यकृत सिरोसिस भी कहते हैं या यकृत और नेक्रोसिस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ करती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी लार का लाभ इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह आरबीसी में, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना, ताकि वह आसानी से निगला जा सके। और लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टायलिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टायलिन। टायलिन क्या होता है? टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टायलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों यानी सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, मैंडिबुलर एवं पैराटाइड द्वारा स्रावित लार भोजन में मिल जाता है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के या इनमें से कोई नहीं। तो अन्न एक समृद्ध स्रोत है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के। अन्न में स्टार्च, स्टार्च मतलब मंड, इसे मंड भी कहा जाता है। अन्न में स्टार्च यानी मंड की क्या होती है? प्रचुरता होती है और सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलोज या एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या इनमें से कोई नहीं। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो होता है रेनिन। रेनिन क्या है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। यानी जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है और रेनिन क्या होता है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, प्लीहा यानी स्प्लीन, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है प्लीहा को। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए या मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग बोला जाए? आंतरिक अंग। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग या मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। लेकिन अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग क्या होगा, तब क्या हो जाएगा? त्वचा। अगर बाह्य की बात की जाए तब क्या होगा? त्वचा होगा। चलिए तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 15 से 22 सेमी। 15 से 22 सेमी होती है। और वज़न की बात की जाए तो वज़न इसका कितना होता है? तो वो होता है 1.5 kg 1.5 kg होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक का एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? यकृत, लार ग्रंथि, अग्न्याशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। यानी प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन दोनों भाग लेते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन का श्रावण अग्न्याशय से होता है और जबकि पेप्सिन होता है इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो इसका श्रावण होता है आंत में। कहाँ होता है? आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। इसका सही आंसर क्या होगा? वसा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से
किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? तो वह प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगला प्रश्न है, एक खिलाड़ी को या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एक खिलाड़ी या एथलीट को किससे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेज़ी से ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है। इसलिए खिलाड़ी या एथलीट को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, रिबोज या इनमें से कोई नहीं। तो फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। फ्रक्टोज को क्या है? फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। और इसको फल शर्करा भी कहते हैं। किसको? फ्रक्टोज को। और लैक्टोज में दूध में लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, और जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। अगर माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज शर्करा अनाज से प्राप्त की जाती है। चलिए, यानी फ्रक्टोज फलों से प्राप्त होती है और लैक्टोज दूध से, और माल्टोज की बात की जाए तो माल्टोज किससे? वह अनाज से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा अल्प समय यानी कुछ ही समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में क्या करता है? यह सहायता करता है, और यह प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थों के संश्लेषण में सहायता होता है। चलिए अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तो तंतु आहार में शामिल है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज एक कैसी सैकेराइड है? पॉलीसैकेराइड। कैसी है ये? यह है पॉलीसैकेराइड। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह किसका बना होता है? यह बना होता है ग्लूकोज का। किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है, और यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम क्या होते हैं? अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो चलिए, ये थे पाचन तंत्र के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब चलिए, इसके बाद दूसरा चैप्टर ले आएंगे, तो उसको भी आप लोग वीडियो पूरा देखिए। प्रत्येक चैप्टर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले दिन इसके दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।